टीबी एक संक्रामक रोग है और एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जब किसी रोगी के अंदर होता है तो खांसने और छींकने के माध्यम से ये दूसरे शरीर को संक्रमित कर सकता है। प्रारंभिक रूप से अगर किसी को टीबी हो तो उसको नॉर्मली 6 महीने का एक कोर्स दिया जाता है, तो उसमें सिंपल प्राथमिक जो दवाएं होती हैं टीबी की वो दी जाती हैं। बिल्कुल, देखिए डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया कि पल्मोनरी टीबी में बेसिकली स्पुटम माइक्रोस्कोपी कराते हैं, बलगम की जांच। अगर किसी को 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है तो वो बलगम की जांच जरूर कराए, और जो बलगम की जांच में नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए एक्सरे और दूसरी तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी अवेलेबल हैं, और सरकार के द्वारा ये सभी जितने भी जाँच केंद्र हैं उस पर नमस्कार। 91.2 NIVH हेलो दून में आज हमारे साथ वर्ल्ड टीबी डे के उपलक्ष्य पर हमारे खास विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सर, विनोद सर और हमारे सहपाठी गौरव इस प्रोग्राम में उपस्थित हैं, और इनके उपस्थिति के उपलक्ष्य में हम इनका स्वागत करते हैं। हमारे जितने भी श्रोता हैं उनका भी स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है जिसे तपेदिक और क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। अभी वर्तमान समय में कोरोना के कुछ केसेस चल रहे हैं जिसमें हम अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग करते हैं। चूँकि हमारे नाक से या मुंह से जो भी वाटर ड्रॉप्स बाहर निकलते हैं उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह संक्रमण होने की संभावना होती है। ठीक उसी प्रकार का ये ट्यूबरकुलोसिस भी है। तो चलिए आज हम सर से ही जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। सर प्लीज़ थोड़ा अपने विषय में हमारे श्रोताओं को बताइए कि सर आप कहाँ से आए हैं और आप वर्तमान में अभी किस पद पर कार्यरत हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर अजय कुमार नगरकर है और वर्तमान में मैं OIC, IC, NHM और इसके अलावा यूसेक्स में APD के पद पर कार्यरत हूँ। और इससे पूर्व मैं डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर, मतलब टीबी के क्षेत्र में मुझे लगभग 2006 से लेकर वर्तमान तक मैं किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र में विधा में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, आप भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख और उनकी जिम्मेदारियों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो आपका पहल है वो बहुत ही सराहनीय है। और साथ में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और हमारे श्रोताओं को आपसे जो जानकारियाँ मिलेंगी वो बहुत ही उम्दा किस्म की होंगी। सर, आखिर ये टीबी है क्या? ये किस प्रकार का रोग है और कैसे फैलता है? अमित जी धन्यवाद। जैसे कि आपने बताया कि टीबी एक संक्रामक रोग है और एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जब किसी रोगी के अंदर होता है तो खांसने और छींकने के माध्यम से ये दूसरे शरीर को संक्रमित कर सकता है। तो इसमें यही होता है कि जो रोगी है वो जब खांसता और छींकता है तो अपनी जो संक्रामकता है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर पहुंचा देता है। बिल्कुल। तो ये बैक्टीरिया जब सांस के माध्यम से दूसरे शरीर के अंदर जाता है तो जब उसकी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है तो ये बैक्टीरिया पनप करके उस बीमारी को फैलाने में मदद करता है। बिल्कुल सर। तो सर आप इनको ये बताइए कि सर्वप्रथम जब ट्यूबरकुलोसिस हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है तो वो कौन से अंग को ज़्यादा प्रभावित करता है? देखिए, पल्मोनरी बेसिकली जो टीबी है वो 2 तरह की होती है। एक पल्मोनरी टीबी जो कि हमारे जो फेफड़े हैं उसको प्रभावित करता है। तो 80% जो टीबी होती है फेफड़ों से संबंधित होती है और दूसरी जो फेफड़ों के अतिरिक्त जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी बोलते हैं वो होती है। जैसे बच्चों में जो गले में होने वाली गांठ है अगर वो दर्द रहित है तो वो टीबी से हो सकती है। और यहाँ तक कि सिर्फ नाखून और बाल को छोड़ के शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। पेट की टीबी सुनी होगी हमने, कई बार हमारे पेट में पानी भर जाता है या फेफड़ों के बाहर पानी भर जाता है तो उसका एक कारण टीबी हो सकता है। इसके अलावा जो महिलाओं के अंदर जो गर्भाशय की टीबी है उसकी वजह से भी कई बार जो महिलाएं हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं शादी के बाद। और इसके अलावा हड्डियों की टीबी बड़ी कॉमन है जो होती है। तो कुल मिला के देखा गया है कि नाखून और जो बाल को छोड़कर शरीर के किसी भी अंग को ये प्रभावित कर सकती है।
बिल्कुल सर, सर ने अभी बताया कि 80% हमारे फेफड़े, उसके बाद लिम्फ नोड, हमारा स्पाइन, किडनी, लीवर और हमारा मस्तिष्क भी इससे ग्रसित हो सकता है। चलिए हम सर से जानते हैं कि सर इसके प्रारंभिक लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए वैसे तो खैर क्योंकि आपको पता है कि 80% जो है वो पल्मोनरी टीबी है। पल्मोनरी टीबी के जो मेन लक्षण है जी वो दो सप्ताह से अधिक की खांसी, जी सर। शाम के समय उसको बुखार आना, भूख का कम हो जाना और उसकी वजह से उसका वजन कम हो जाना, जी। कभी कभी खांसने में खून आना, ये भी इसका एक लक्षण है। जी। ये पल्मोनरी टीबी का एक लक्षण है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को स्पाइन की टीबी है, जैसे आपने बताया, जी। या हड्डी की टीबी है, जी। तो स्पेसिफिक अंग में उसी प्रकार के लक्षण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। जी। जैसे किसी को अगर एब्डोमिनल टीबी है तो उसको पेट का दर्द होगा। इसके अलावा हाथों का जो सूजन आना, ये इस तरह के भी लक्षण उसमें आ जाते हैं। और बच्चों में जिस हिसाब से लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं, जी। तो जो गांठें अगर वो बढ़ी हुई हैं और वो दर्द रहित हैं तो उसकी वजह से टीबी हो सकती है। महिलाओं में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे शादी के बाद बेसिकली अगर वो कंसीव नहीं कर रही हैं तो जब उनकी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें भी टीबी आमतौर पे पाई जाती है उस तरह से। जी सर। अगर स्पाइन की टीबी है तो कॉमन जो उसमें दर्द रहना, मूवमेंट ना कर पाना, ये मुख्यतः उसका लक्षण होता है। बिल्कुल सर, साथ में लक्षण के साथ साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर कि जब टीबी की शुरुआत होती है तो उसमें एक स्टेज आता है मल्टीपल ड्रग असिस्टेंट। इसका अर्थ क्या होता है, आप हमारे श्रोताओं को कृपया करके बताइए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो प्रारंभिक रूप से अगर किसी को टीबी हो तो उसको नॉर्मली 6 महीने का एक कोर्स दिया जाता है। तो उसमें सिंपल प्राथमिक जो दवाएं होती हैं टीबी की वो दी जाती हैं। जी। अगर किसी वजह से वो दवाएं आप पर असर नहीं कर रही हैं तो जैसे आपने बताया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, क्योंकि टीबी का जो कोर्स होता है वो मल्टी का मतलब कई प्रकार की, ड्रग्स का मतलब दवाइयाँ, तो कई प्रकार की दवाइयों को कॉम्बिनेशन के रूप में दवाएं चलाई जाती हैं। अगर उनमें से रिफाम्पिसिन एक ड्रग है, एक आपकी आइसोनियाजिड एक ड्रग है, अगर इन दोनों से आपको रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है या किसी एक दवा की वजह से आपको वो असर नहीं कर रही हैं तो उसकी वजह से आपकी जो दवाइयों का कोर्स है वो बदल जाता है। बिल्कुल सर। तो अगर आप नियमित रूप से दवाई नहीं लेते हैं या किसी वजह से आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो गया है तो उसका उपचार भी वर्तमान में संभव है। जो 9 महीने से लेकर 11 महीने तक आप अगर नियमित रूप से उपचार लेते हैं तो आप पूर्णतः सही हो जाते हैं। पर अभी भी हमारा अधिकतर जो उसमें देखा गया है कि अधिकतर ऐसे लोगों को टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि नियमित रूप से अपना उपचार नहीं करते हैं। तो हमारा लक्ष्य भी यही है कि जो भी रोगी अगर इसके अंदर है तो वो अपना इलाज अधूरा ना छोड़े। इलाज, क्योंकि एक आप भी समझते हैं कि 6 महीने का जो प्राथमिक कोर्स होता है वो डेली इसमें दवाई लेनी होती हैं और उन दवाइयों के कई बार थोड़ा थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। तो रोगी से घबराएं ना, डेली अपना दवाएं पूर्ण रूप से लें। अगर आप पूर्ण रूप से दवा लेंगे तो आप पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का कुल मिला के तात्पर्य ये है कि जो नॉर्मल दवाइयों से अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं प्राथमिक रूप की तो आपको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है। जी सर। सर क्या टीबी के लिए कोई टेस्ट है जिससे हम इस रोग की जांच कर सकते हैं और जांच के द्वारा पहचान सकते हैं इसको? बिल्कुल। देखिए डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया कि पल्मोनरी टीबी में बेसिकली स्पुटम माइक्रोस्कोपी कराते हैं, बलगम की जांच। अगर किसी को 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है तो वो बलगम की जांच जरूर कराए। और जो बलगम की जांच में नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए एक्सरे और दूसरी तरह की डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी अवेलेबल हैं और सरकार के द्वारा ये सभी जितने भी जाँच केंद्र हैं उस पर मुफ्त में उपलब्ध है। तो मुख्य जो कोर्स है वो आपका इसमें जो डायग्नोस्टिक टूल है वो आपका स्पुटम माइक्रोस्कोपी ही है। बिल्कुल सर। सर की जानकारी बहुत ही अग्रणी किस्म की है और सर ने जैसा कि आपको बताया टेस्ट के साथ साथ, तो सर से चलिए हम जानते हैं कि सर क्या किसी नवजात शिशु में ये शुरुआती लक्षण पाए जा सकते हैं और उनसे बचाव के लिए उसको किस प्रकार का टीकाकरण करवाना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए जब हमारे बच्चे का घर में आगमन होता है तो जो सबसे पहले जो टीकाकरण सारणी में भी जो भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है BCG का टीका लगाया जाता है। बिल्कुल। ठीक है। तो आप सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में बेसिकली 40% पॉपुलेशन पहले से ही इन्फेक्टेड है। जी।
तो ये जो पहला टीका बीसीजी का देने का तात्पर्य यही है कि अगर किसी कारणवश उस, क्योंकि जो बच्चे से मिलने के लिए काफ़ी लोगों का घर के अंदर आना जाना होता है और ये मान लिया जाता है कि कुछ ही समय के अंदर ये बैक्टीरिया उसके शरीर के अंदर आ जाता है, तो ये अपना भयानक रूप ना ले। अभी आपने एक टीबी का नाम लिया जिसको कि मस्तिष्क टीबी बोलते हैं, ठीक है। तो उस टीबी या किसी प्रकार की टीबी ना हो, तो उस प्रकार की टीबी से बचाव के लिए उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बीसीजी का जो टीकाकरण है वो कराया जाता है। तो वो शेड्यूल में 6 हफ्ते पर या फिर बच्चे के पैदा होने से लेकर 6 हफ्ते तक के बीच में ये टीका लगाया जाता है। क्या उसको सर टीबी मेनिंजाइटिस बोलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जी, मेनिंजाइटिस, क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर एक लेयरिंग होती है जिसको मेनिंजिस बोलते हैं। तो जब उसके अंदर सूजन हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। वहाँ पर या तो सूजन हो जाती है या पानी भर जाता है, उस टीबी की वजह से भी भर सकता है वो। जी, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि गौरव जी आगे का कार्यक्रम आप भी संभालें। सबसे पहले तो मेरे श्रोताओं को नमस्कार, और सर आपको भी मेरी ओर से नमस्कार। और हाँ, सवाल आपसे ये था कि जैसे कि आपने पहले बताया था, कई प्रकार के टीबी बताए थे, भाई फेफड़ों में टीबी होता है, हड्डियों में टीबी होता है। तो इनमें हर टीबी के, क्योंकि फेफड़ों में तो पता लग जाता है खांसी से, है ना, या बलगम आना, या जो भी आप अभी बात कर रहे थे, क्योंकि खांसी भी इसमें कई तरीके की होती है, किसी को सूखी होती है, किसी को बलगम वाली होती है। और तो इसमें इनका अलग अलग टीबी का पता कैसे चलता है? हर जगह के लक्षण अलग अलग होते होंगे ना? बिल्कुल, मैंने ये पहले भी बताया है आपको। जैसे किसी को हड्डी की टीबी हो गई है तो सबसे पहले उसमें दर्द होगा, चलने में, और उस वहाँ पर सूजन हो जाएगी, उसको चलने में परेशानी होगी। तो जैसे ही वो अपना एक्सरे कराएंगे तो एक्सरे में कुछ इस प्रकार की चीज़ें दिख जाती है जिससे पता लग जाता है कि ये संभवतः ये टीबी की वजह से हुआ है। और जो टीबी हड्डी की होती है या मस्तिष्क की होती है, उसका कोर्स बेसिकली नॉर्मल टीबी के कोर्स से थोड़ा सा लंबा कोर्स चला जाता है जी, क्योंकि ये दोनों जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है थोड़ा सा कम रहती है। इस वजह से थोड़ा लंबा समय तक उपचार चलता है, और इसमें जो देखभाल है उसमें भी उनके घर वालों की भी और ज़्यादा जो केयर करने की ज़रूरत होती है ज़्यादा हो जाती है। जी बिल्कुल सर, समाज की सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा तभी हो सकती है जब हम जागरूक रहें। और सर से मेरा अगला क्वेश्चन है कि सर, जब टीवी के इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, इसके निवारण का यह कार्यक्रम जब हम चला रहे हैं, तो क्या भारत सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम को चलाने और इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए कोई योजनाएं भी बनाई गई हैं जो इसके ऊपर कार्य कर रही हैं? बिल्कुल, ये जो योजनाएं हैं, मतलब हमारा देश आज़ाद होने से पहले ही काफ़ी योजनाएं इसमें चलाई जा रही हैं, जिसको कि नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से पहले जाना जाता था जी। फिर उसको रिवाइज़ किया गया 1997 में, जिसको कि RNTCP प्रोग्राम का नाम दिया गया। मतलब उस प्रोग्राम को रिवाइज़ किया गया, जो खामियां NTCP प्रोग्राम के अंतर्गत थी उनको काफ़ी हद तक दूर करने का उसमें प्रयास किया गया। वर्तमान में एक कार्यक्रम चल रहा है, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम जी। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से भारत को इस टीबी रोग से मुक्ति दिलाई जाए, या फिर ये रोग इस प्रकार से, जिस प्रकार से हमारी जो खासकर ये यूथ को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, तो इस प्रकार की गंभीर रूप की बीमारी ना रहे, जिस प्रकार से ये अभी वर्तमान में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और हमारे देश को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचा रही है। तो बिल्कुल इस समय NTEP एक प्रोग्राम चल रहा है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये उद्घोषणा भी की गई है कि 2025 तक भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जी भी ये कहा गया है कि 2024 तक ही हम अपने जो प्रदेश को टीबी मुक्त बनाएंगे। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर रहेगा कि जैसे इसके अवेयरनेस के लिए, हर कार्यक्रम में अवेयरनेस के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे विज्ञापनों के जरिए हो या सरकार अलग अलग तरीके से कार्यक्रम होते हैं। तो टीबी की अवेयरनेस के लिए भी क्या मतलब कुछ ऐसा कुछ सरकार ने किया है या लोगों ने किया है कि भाई जिससे कि हर जगह जागरूकता बढ़े? देखिए, जितने भी माध्यम हैं, खासकर हम अगर IC की बात करें तो सभी माध्यमों में लगातार, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ 24 मार्च का ही जिक्र कर रहे हैं कि आज के दिन तो अवेयरनेस के लिए हमारा ये डे डेजिग्नेटेड ही है कि पूरे विश्व में इस दिवस को मनाया जा रहा है जी। लेकिन इसके अलावा चाहे वो
हमारा प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसके अलावा चाहे गोष्ठियाँ हो। देखिए हम आपके सामने भी इस समय एक रेडियो पे प्रोग्राम कर रहे हैं, दूरदर्शन पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया में भी, पत्र पत्रिकाओं में भी समय समय पर, और जितनी टॉक शो हो रही हैं, इसके अलावा जो स्कूल्स कॉलेज के अंदर गोष्ठियाँ हो रही हैं, कंपटीशंस हो रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे इसके अलावा वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा ना केवल पब्लिक सेक्टर में, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी जो IMA है, इसके अलावा जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं, सारे टीचर्स हैं, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट हैं, 18 मिनिस्ट्री है हमारे साथ। तो हम सभी के सभी इसके अंदर एकजुट होकर के जो प्रधानमंत्री जी द्वारा आह्वान किया गया है उसके प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। और ऐसा कोई माध्यम नहीं है जिस माध्यम से इसका प्रचार प्रसार ना हो रहा हो, चाहे वो SMS का माध्यम हो जैसे मैंने आपको बताया, और चाहे इसके अलावा जो हमारे चाहे रेडियो पे प्रोग्राम चल रहे हैं, दूरदर्शन पे प्रोग्राम चल रहे हैं, इसके अलावा कई जगह पर आपकी रैलीज हो रही हैं, मैराथन हो रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी समय समय पर इसके लिए आह्वान किया जा रहा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आज के दिन भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बनारस में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया है, और फिर से आह्वान किया गया है कि हम सभी लोग एकजुट हों, और ताकि इस बीमारी को हम अपने देश से बाहर कर सकें। बिल्कुल सर ने अभी बताया सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा एक प्रमुख पहल है जो इस वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के ऊपर अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो टीबी है ये पुराने समय में बहुत ही ज़्यादा हमारे भारत के लोकतंत्र को हानि पहुंचा चुका है। साथ में मैं सर से जानना चाहता हूं कि सर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारे देश में इस तपेदिक और क्षय रोग जिसे हम इंग्लिश में टीबी कहते हैं, इसके लिए उनके क्या क्या दिशा निर्देश हैं? देखिए कुल मिला के जो WHO के दिशा निर्देश में ही हमारे भारत में सेंट्रल टीबी डिवीज़न काम कर रहा है, और जितने भी जो गाइडलाइन है वो सब वहीं से फ्रेम होके आती है। और वहीं से फ्रेम होके आने के बाद ये एक एस्टिमेशन हमारे देश का निकाला गया है। तो उस एस्टिमेशन के हिसाब से प्रत्येक राज्य को एक टारगेट दिया जाता है। तो हमारे राज्य को जो टारगेट दिया गया है, हमारा जो राज्य है उसने वो सभी प्रकार के जो इंडिकेटर्स हैं उसको पार कर लिया। लक्ष्य से अधिक हम लोगों ने जो व्यक्ति हैं उनको खोज लिया है, और जो ट्रीटमेंट के बाद जो सक्सेस रेट होता है कि सफलतापूर्वक कितने लोगों के द्वारा उपचार कर दिया गया है, तो WHO के द्वारा जो एक निर्धारित मानक 85% का है, तो उससे कहीं ज़्यादा 86% से ज़्यादा मरीजों की जो सफलता दर है वो हमारे यहाँ पे है। इसके अलावा जो WHO में बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति की टीबी के जो जितने रोगी होते हैं उनकी डायबिटीज़ की भी ज़रूर आप जांच कीजिए। इसके अलावा उनकी बाकी जो स्क्रीनिंग होती है आप वो भी कीजिए। तो WHO की गाइडलाइन के हिसाब से सभी प्रकार की जांच हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपने मल्टी ड्रग जो बेसिलरी रेजिस्टेंस टीबी की बात की थी, तो उसकी जांच भी हम प्रारंभ में ही कर लेते हैं जी। मतलब उसमें हमें अभी ज़्यादा 6 महीने तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है किसी व्यक्ति की कि इसको ये दवाएं असर कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे ही वो पहली बार जो व्यक्ति है टीबी से ग्रसित पाया जाता है, तो उसी समय उसकी ये भी जांच कर ली जाती है कि इसको किस प्रकार के इलाज की ज़रूरत है, ताकि वही अगर वो मल्टीबेस MDR मरीज है तो उसको MDR की दवा दी जाए। अगर वो कोई स्पेसिफिक ड्रग से रेजिस्टेंट है तो उसके अलावा किस प्रकार का रेजिमेन उसका ट्रीटमेंट चलाया जाएगा, उसी पद्धति से उसका उपचार कराया जाता है। और अगर सामान्य प्रकार की टीबी है, क्योंकि लगभग 90% जो टीबी है हमारी अभी भी प्राथमिक दवाइयों से सही हो जाती है जी। सर मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि सर अलग अलग प्रकार की टीबी के लिए अलग अलग दवाएं चलाई जाती है, तो कोई ऐसा मेडिसिन है जिसका कोई स्पेसिफिक नेम हो जो अलग अलग प्रकार के टीबी के लिए वो यूज़ किया जाता है, और उसका एक नियमित अंतराल कितने दिनों का होता है? देखिए जैसे कि आपको बताया कि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो तो एक ही है जी। और शुरुआत में हम पता कर लेते हैं कि इसे किस प्रकार की दवाइयों की ज़रूरत है जिससे कि इसको ख़त्म किया जाए। अगर वो नॉन रेजिस्टेंट या सेंसिटिव टीबी है तो उसकी दवाइयों का जो कोर्स है वो प्राथमिक 5 तरह की दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों से उसका उपचार कर दिया जाता है। और शुरुआत में अगर हमें पता लग जाता है कि भैया इसमें रिफाम्पिसिन या आइसोनियाजिड दवाएं काम नहीं कर रही हैं,
तो वो दवाएं हटा करके उसमें बाकी तरह की दवाइयाँ को कॉम्बिनेशन उसमें जोड़ दिया जाता है। जी। इसके अलावा बाकी अगर वो सेकंड लाइन में भी, जिसको हम सेकंड लाइन बोल रहे हैं, उसमें भी अगर रेजिस्टेंस कुछ उत्पन्न हो रहा है, उन दवाइयों को हटा करके एक नए तरह के कॉम्बिनेशंस की दवाइयाँ उसमें चलाई जाती है। और वर्तमान में बहुत अच्छी बात यह है कि इस समय टीबी की जो रेजिस्टेंस से उत्पन्न होने वाले जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी। और साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि सर, जो हमारे टीबी के मरीज हैं, क्या उनकी कोई निश्चित आयु सीमा है या ये किस वर्ग के लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है? देखिए, वैसे तो खैर टीबी किसी भी व्यक्ति को हो सकती है, जी। परंतु क्योंकि जो एक्टिव ग्रुप है हमारा वो यूथ ग्रुप है, जी। तो जो 15 साल से लेकर के जो 60 साल तक के जो आयु ग्रुप है उसमें ये टीबी अधिक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनका मिलना जुलना ज़्यादा होता है, वो वर्क स्पेस पे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रहे होते हैं, तो बैक्टीरिया को लेने की। और इसके अलावा अगर उनका खान पान, रहन सहन और जो उनके जीवन जीने की जो पद्धति है वो अगर ख़राब है तो उनमें संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि कहीं ना कहीं बीमारी होने हमारी इम्यूनिटी से प्रभावित होता है, तो अगर किसी की इम्यूनिटी प्रभावित है और उसके अंदर ये बैक्टीरिया आ गया है तो कहीं ना कहीं आपको टीबी होने की संभावना होती है। बिल्कुल सर। सर ने इम्यून सिस्टम की बात की। सर, क्या खान पान में कौन सी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाए जिससे कि टीबी के मरीज़ और भी अच्छे ढंग से अपने स्वास्थ्य का रिकवरी कर सकें, और ऐसे कौन से खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाए जिससे उनका जीवन खुशहाल बन सके? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, न केवल टीबी बल्कि सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए है कि जो हमारा सामान्य भोजन है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो फैट है उसकी एक निश्चित मात्रा रहनी चाहिए। जी। उसके लिए बहुत कोई एक मौसमी फल हो, थोड़ा दूध हो, अगर ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो अच्छी बात यह है कि हमारे देश के अंदर जो अनाज हैं, जो दालें हैं और जो हमारी सब्जियां हैं उसका कॉम्बिनेशन स्वतः हमारी डाइट के अंदर इस प्रकार से बना रहे ताकि वो संतुलित रूप में हमें मिले। और बाकी कुछ जोड़ने की इसमें विशेष एक कोई भी मौसमी फल है आप उसको जोड़ लीजिए, और एक थोड़ा सा अगर दूध का कंपोनेंट आपको मिल जाए तो बेहतर होता है। लेकिन आमतौर पे ये ज़रूर रहता है कि जो टीबी के रोगी होते हैं, क्योंकि उनकी भूख थोड़ा सा कम हो जाती है और उनका वजन कम हो जाता है, तो जो प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें होती हैं तो वो उनको थोड़ा सा, हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप प्रोटीन ज़्यादा लीजिए ताकि आपके जो शरीर के अंदर जो प्रोटीन की कमी हो गई है आप उसको लीजिए। लेकिन फिर भी अगर सामान्यतः जो आपका आहार है आप उसको नियमित रूप से लेते रहेंगे तो बिल्कुल भी सही है आपके लिए। बिल्कुल सर ने जैसे बताया, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर में ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है, तो हमारी बॉडी की हर एक वीकनेस और कमजोरी को प्रोटीन दूर कर सकता है। कहीं भी अगर उस चीज़ की आवश्यकता है जो कि प्रोटीन की कमी से बाधित है, तो प्रोटीन ट्यूबरक्लोसिस में भी बहुत अच्छा उपचार कर सकता है। साथ में सर मैं जानना चाहूँगा कि भारत सरकार का कोई निश्चित टारगेट है अभी कि जिसके अंतर्गत इस बीमारी को रोका जाए या ख़त्म किया जा सके? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, भारत सरकार द्वारा एक टारगेट सेट किया गया है। वो टारगेट कि हमें कुल मिलाकर के इतने मरीजों को खोजना है। इतने मरीज, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड है। इन्फेक्टेड का मतलब है कि बैक्टीरिया हमारे 40% पॉपुलेशन के अंदर पहले से ही है जी। तो 40% पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में देखें तो काफ़ी बड़ी संख्या है कि जो जिसके अंदर ये हम लोग के अंदर ही बैक्टीरिया पहले से ही है जी। और उम्र भर एक आंकड़ा है कि अगर इसमें से 10% लोगों को बीमारी होने ही वाली है जी। बल्कि अब तो इस तरह के भी टेस्टिंग और जो डायग्नोसिस के मॉड्यूल्स आ गए हैं कि अगर आपके अंदर वो बैक्टीरिया है तो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए भी एक नई प्रकार की दवाई दी जा रही है, जो कि आप 6 महीने तक लेते हैं कि वो बैक्टीरिया अगर अंदर आपके अंदर है तो वो बैक्टीरिया को हम ख़त्म कर सकें। तो टेस्टिंग है, IGRA टेस्टिंग करके उस तरह का भी ट्रायल्स, और भारत सरकार के द्वारा वो उसको अनुमति दी गई है। तो वो टेस्टिंग और उसके अनुसार जो आ रहे हैं तो उन लोगों को भी वो दवा खिलाई जा रही है। सर, आप हमारे 91.2 NIVH हेलो दून में हैं और आज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पे क्या आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना पसंद करेंगे?
बिल्कुल, मेरा संदेश तो है कि टीबी से हम दो ही तरीके से बच सकते हैं। एक तो हमारा अगर खान पान अच्छा है, अभी हम स्वस्थ हैं, अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा, खान पान से मतलब है कि हमारी डाइट, हम समय पे खाना खाएं और जो खाने की जो क्वालिटी है उसको हम अच्छा रखें। इसके अलावा जो बाकी जो जंक फूड होते हैं या जो दूसरी तरह की, जैसे अल्कोहल से हमें लोगों को दूर रहना चाहिए, जो टोबैको है उससे दूर रहना चाहिए, या किसी भी प्रकार का जो व्यसन होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। और दूसरा इसमें बचाव का ये तरीका है कि यदि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसको खांसी हो रही है तो वो जितना जल्दी स्वास्थ्य केंद्र पे जाए और अपने बलगम की जांच कराए, और यदि उसको टीबी होती है तो वो तुरंत अपना उपचार शुरू कर दे, क्योंकि नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे आप उपचार शुरू करते हैं तो दूसरे में इन्फेक्शन फैलाने के जो चांसेस होते हैं उतने ही कम हो जाते हैं। तो अगर इस चेन को तोड़ना है तो जो भी इस तरह के जो ग्रसित व्यक्ति मिलते हैं जो खांसी वाले हैं, जैसे भी आपने कुछ देर पहले आपने कोरोना के संबंध में बताया, एक कफ एटिकेट्स हम लोग बताते हैं मरीजों को भी कि आप कहीं पर अनावश्यक इधर उधर ना थूकें। जब भी आपको खांसी आए तो मुंह पर कपड़ा जरूर रखें, और जो वो कपड़ा है यूज़ करने के बाद उसको आप कहीं पर दबा दें या उसको जला दें, या फिर उसको अच्छी तरीके से धुल करके फिर पुनः उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इलाज आप पूर्ण लीजिए। अगर आप पूर्ण रूप से पूरा उपचार लेंगे, समय से दवाई लेंगे और अपना जो जांचें हैं समय समय पर कराते रहेंगे तो इस बीमारी, न केवल इस बीमारी से दूर होंगे बल्कि जो संक्रमण की जो दर है उसको फैलाने के प्रसार में कमी लाने में आप बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बिल्कुल, सर ने जो अभी तक हमें बताया, सर ने टीबी के पहचान, डायग्नोसिस, उसका उपचार, निवारण, खान पान की सामग्री, और साथ ही साथ सर ने हमें ये भी बताया कि मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस क्या होता है। सर ने हमारे दर्शकों को संदेश भी दिए, और 91.2 के सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप सर के इस परामर्श का अवश्य पालन करें, जिससे आप अपनी सुरक्षा और अपने आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। इसी के साथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, विनोद सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सहयोगी गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।